गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 421 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। इससे पहले जो टेस्ट था उसमें हमने फोकस किया एंशिएंट हिस्ट्री पर, और इस टेस्ट में हम फोकस करेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। तो संक्रमण से बचे रहें, समय का सदुपयोग करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं, बताइए। भाग 1, 2, 7, 9। आसान सा प्रश्न, कई बार देखा होगा आपने टेस्ट सीरीज में। भाग 1 में तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो जाएगा। 2 में ही है नागरिकता, ठीक है, भाग 2। और 3 में क्या आपके एफआर है। 4 में क्या है, राज्य के नीति नैतिक सिद्धांत। और चौथे के का में क्या है, मूल कर्तव्य। तो भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित उपबंध हैं। कौन सी नागरिकता है भारत में? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, एकल तो होगी पक्का, ठीक है। यूएस तो है नहीं कि केंद्र की अलग और राज्य की अलग, मतलब वहाँ तो दोहरी नागरिकता है। अब भारत में अगर कोई यूपी का निवासी है तब भी उसकी एक ही नागरिकता है, ठीक है। वो यूपी का हो गया तो भारत का हो गया, कि भारत तो एक राज्यों का संघ है। तो एकल नागरिकता ही सही होगा, इसका उत्तर बी। तो भारतीय संविधान जो है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है, अमेरिका की भांति नहीं कि संघ की अलग और राज्य की अलग, यानी दोहरी नागरिकता का वहाँ पर जो है प्रचलन है। भारत में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत का एक नागरिक जो है अपनी नागरिकता को खो देगा, कैसे खोगा वो? यदि भारतीय नागरिकता का परित्याग कर देता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लेता है, या सरकार की आलोचना करता है। ये सरकार की आलोचना तो हर दिन होती है, ठीक है। कोविड में भी हो रही है, राज्य की भी हो रही है, स्टेट की भी हो रही है, मतलब स्टेट की भी हो रही है, सेंट्रल की हो रही है, ठीक है। चुनावी रैलियों के कारण हो रही है, पंचायतों के चुनावों के कारण हो रही है। तो आलोचना करने से तो नागरिकता नहीं जाएगी, ठीक है। ऑप्शंस कर दीजिए एलिमिनेट, 4 को हटा दीजिए, ठीक है। भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, पहला हो सकता है। स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता जो है प्राप्त कर लेगा, तब भी हो जाएगा। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो। तीसरे को हटा दीजिए, चौथे को हटा दीजिए, ठीक है। 3, 4 को एलिमिनेट करके क्या बचेगा अपने पास? 1 और 2 बचेगा, सी उत्तर हो जाएगा। तो भारत के किसी नागरिक की जो नागरिकता है उसका लोप होता है निम्न दशाओं में। भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दे वो, ठीक है। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, सरकार की आलोचना करने से, या अन्य देश के नागरिक से विवाह करने के कारण जो है किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का लोप नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद, या फिर राज्य का विधानमंडल? तो इसमें जो राज्य का विधानमंडल वाला ऑप्शन है ना, उसको एलिमिनेट कर देना। उसके पास शक्ति नहीं है, केवल संसद के पास ही शक्ति है, ठीक है। तो केवल संसद ज़्यादा सही रहेगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। राष्ट्रपति के पास नहीं है, चुनाव आयोग नहीं है। अलग सा आर्टिकल भी है इसका। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में उपबंध है, स्पष्ट उपबंध है कि संसद यानी अपनी जो पार्लियामेंट है वो नागरिकता के बारे में कानून यानी विधि बनाने में संपूर्ण शक्ति है उसके पास। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, बताइए। मौलिक अधिकारों को कौन लागू कर सकता है? भारत के सभी न्यायालय? नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 32, 226 कई बार बताया होगा। तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद जो 13 है वो मूल अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है।
यह जो शक्ति है केवल उच्चतम न्यायालय के पास है अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय के पास है अनुच्छेद 226 के तहत, और ये चीज़ कई बार बताई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है, बताइए। कानून के समान संरक्षण की बात कौन से आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 14, ठीक है, अनुच्छेद 14 में। और 15 में क्या है? आप किसी व्यक्ति के धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। इसके ऊपर मूवी भी बनी है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, यानी कानून के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अतः स्पष्ट है कि कानून का समान संरक्षण संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 14 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारतीय संविधान में जैसा निहित है कि निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है, बताइए। अब आपको पता होना चाहिए कि समानता का जो मौलिक अधिकार है वो कितने से कितने आर्टिकल में है, ठीक है। ये चीज़ बार बार प्रैक्टिस करने से आएगी। तो 14 से 18 तक है। आपको पता होना चाहिए 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है, तभी तो होगा। तो कानून के समक्ष समानता की बात आर्टिकल 14 में की गई है। सामाजिक समानता यह आर्टिकल 15 है, 15 है अनुच्छेद। अवसर की समानता 16 है, ठीक है। अगर यहाँ अस्पृश्यता का अंत होता तो 17 हो जाता, उपाधियों का अंत होता 18 हो जाता। इस तरह के प्रश्न जो है बार बार प्रैक्टिस करने से जो है पता चल जाते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा डी, क्योंकि आर्थिक समानता की बात तो की नहीं गई है संविधान में। प्रस्तावना में भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, समानता तो है नहीं आर्थिक, ठीक है। तो डी को एलिमिनेट कर दीजिए। तो देखिए, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत, यानी किसी के धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं करोगे उसके साथ। अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत, ठीक है, मौलिक अधिकार में है ये सब, जबकि आर्थिक समानता का उल्लेख इसमें है ही नहीं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, बताइए। अनुच्छेद 17 तो अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, छुआछूत से रिलेटेड है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है, उसमें भी बच्चों के साथ शोषण आर्टिकल 24 है, ठीक है, अनुच्छेद 24। तो संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो है 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। 14 वर्ष से कम आर्टिकल 24। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ये तो आसान सा प्रश्न है, लॉलीपॉप, कई बार देखा होगा आपने, आर्टिकल 19। तो संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19(1) का में वर्णित, ठीक है, के अंतर्गत वर्णित वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार में न्यायालय जो है इसको सम्मिलित माना है, ठीक है, न्यायालय द्वारा इसको सम्मिलित माना, आर्टिकल 19 याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? 20, 19, 18 या 17। अस्पृश्यता के अंत की बात हो रही है, ठीक है, छुआछूत की बात हो रही है, तो 17 होना चाहिए इसका उत्तर, तो डी होगा। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता के निषेध से अछूते समझे जाने वाले को जो है एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, विशेषकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को, ठीक है, आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा
संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? इनमें से बताइए। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना और मृत्युदंड। बताइए। अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना आता है, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न है, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना है, मृत्युदंड नहीं है। ठीक है, डी। कब से नहीं है? एक केस हुआ था जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश मामला। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज के साथ जो खंडपीठ बैठी थी, उन्होंने मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी मानने से इनकार कर दिया। अतः स्पष्ट है कि मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के दायरे में जो है नहीं आता है। क्यों? क्योंकि निर्णय लिया गया कि यदि कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन छीनता है, जघन्य अपराध करता है, तो उसे विधि द्वारा जो है स्थापित प्रक्रिया से, मतलब उसके जीवन से उसको वंचित किया जा सकता है, क्योंकि उसने ऐसा कृत्य क्यों किया। ठीक है, किसी दूसरे का जीवन क्यों छीना, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर। इसलिए इसको आर्टिकल 21 से जो है हटा दिया गया, मतलब इसके अंतर्गत सम्मिलित ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक सही नहीं है। अनुच्छेद 23, 24, 26, 29 ये ऐसे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो, तो एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल में क्या होगा। मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का निषेध अनुच्छेद 23 में, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध 24 में, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता 26 और शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार 29 में है या 30 में? बताइए। देखिए, ये करेक्ट है, 24 करेक्ट है, 26 करेक्ट है, ये गलत है। ये चीज़ अनुच्छेद 30 में लिखी है, 29 में नहीं लिखी। ठीक है, और इन छोटी छोटी चीज़ों से जो है क्वेश्चन गलत हो सकता है, और ये चीज़ कई बार बताई भी होगी टेस्ट में। तो अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 से प्राप्त होता है, अनुच्छेद 29 से नहीं। 29 में क्या है? अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, बाकी सारे विकल्प जो है सही सुमेलित हैं। तो आर्टिकल 29 क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और आर्टिकल 30 क्या है? अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। दो अलग अलग बातें हैं, 29 अलग है, 30 अलग है। ठीक है, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा पीसीएस लेवल तक, तो इतनी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? आसान सा प्रश्न, एक बार फिर से। वही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, मतलब न्यायपालिका। संसद हटा दो, कार्यकारिणी हटा दो, डी हट जाएगा क्योंकि ये हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा 226 के तहत राज्य का उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार जो है वो प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक गलत है। अब बड़ा स्टेटमेंट है, पढ़ के पता चलेगा कौन सा है। ठीक है, के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे। चलो सदस्य ही बोला, अध्यक्ष ने बोला, वरना टफ हो जाता थोड़ा। ठीक है, क्योंकि सदस्य तो बहुत सारे थे, हो सकते हैं के.एम. मुंशी भी। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संतुष्टि की गई। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। अब देखिए, पढ़ते पढ़ते आए ऊपर से। ठीक है, बड़े स्टेटमेंट थे, होगा नहीं, लेकिन यहाँ अटक गई गाड़ी। थोड़ा बहुत पता था आपको कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक राष्ट्रपति थोड़ी है, वो तो न्यायालय है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। बस फिर एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, बाकी सारे सही हो गए। तो मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है, राष्ट्रपति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस बाद में
किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अब यहाँ वाद की जगह मामला लिखा आ सकता है, ठीक है, या केस लिखा आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। कौन सा बात था वो जो संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? मतलब पार्लियामेंट जो है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन एक लिमिट में कर सकती है, ठीक है। वह है केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन नंबर ए 1973। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 केस में या बाद में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि संसद जो अपनी पार्लियामेंट है वो संविधान संशोधन कर सकती है। मतलब जो उसकी संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो विस्तृत है किंतु असीमित नहीं है। मतलब उसका जो दायरा है वो लिमिट में रखे अपना, ठीक है। आपके फंडामेंटल राइट्स को घटा बढ़ा तो सकती है ना, वो मौलिक अधिकार को कम ज़्यादा कर सकती है, लेकिन वो एक दायरे में रहे ऐसा करते हुए, ठीक है। मतलब वो जो संविधान का मूल ढांचा है उसको परिवर्तित ना करे, जो उसका आधारभूत ढांचा है, जो आधारभूत तत्व है उनको जो है कम ज़्यादा ना करे। ऐसा निर्णय दिया था 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। संसद की संविधान संशोधन की शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं है, और वह मूल अधिकारों का संशोधन कर सकती है किंतु वह संविधान के आधारभूत तत्वों को परिवर्तित नहीं कर सकती, ऐसा कहा था सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के लिए। मामला केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। तो 15 प्रश्न थे इंडियन पॉलिटी के, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इससे पहले टेस्ट एंशिएंट हिस्ट्री का, ये हो गया पॉलिटी का। तो संक्रमण से बचे रहें, समय का सदुपयोग करते रहें, ठीक है। धन्यवाद। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है।